सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक कदम। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को मिला पहला लोकपाल। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी। 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त। प्रधानमंत्री से लेकर सरकारी अधिकारी तक लोकपाल के दायरे में। गोवा में बीजेपी की अगुवाई वाली प्रदीप सावंत सरकार का शक्ति परीक्षण आज। राज्यपाल ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सत्ता पक्ष का 21 विधायकों के समर्थन का दावा। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए तैयार कंपनियां। चुनाव आयोग के साथ सोशल मीडिया कंपनियों की बैठक। फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक समेत सभी कंपनियों का आचार संहिता का मसौदा लाने का भरोसा। होली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 लाख चौकीदारों से करेंगे संवाद। मैं भी चौकीदार अभियान के तहत होली के रंग करेंगे साझा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर और त्रिपुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। फ्रांस के बाद यूरोपियन यूनियन में जैश सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी को लेकर अब जर्मनी की पहल। बर्लिन ने यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ शुरू की बातचीत। ग्लोबल आतंकी की सूची में शामिल किए जाने के बाद यूरोपीय संघ के 28 देशों में आतंकी मसूद अजहर की संपत्ति हो सकेगी जब्त। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को पहला लोकपाल मिल गया है। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में मील का पत्थर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। लोकपाल कमेटी के न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का नाम शामिल है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जिस दिन वो अपने अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति ने की थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसे मंजूरी दी। देश के पहले लोकपाल 66 साल के जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। इससे पहले वो कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो 29 जून 2017 से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। जस्टिस पीसी घोष ने ही शशिकला को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था। जस्टिस दिलीप भोसले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति प्रदीप मोहंती 9 जून 2017 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। वर्तमान में वो गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष हैं। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात गैर न्यायिक सदस्यों की करें तो दिनेश कुमार जैन 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम को भी गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वो 1980 बैच की तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। महेंद्र सिंह 1981 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। इंद्रजीत प्रसाद गौतम गुजरात कैडर के 1986 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत कुछ श्रेणियों के सरकारी सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है।
ये कानून 2013 में पारित किया गया था। ये नियुक्तियां 7 मार्च को उच्चतम न्यायालय के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से 10 दिन के भीतर लोकपाल चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख के बारे में सूचित करने को कहने के एक पखवाड़े बाद हुई है। न्यायालय के इस आदेश के बाद 15 मार्च को चयन समिति की बैठक हुई थी। नियमों के मुताबिक लोकपाल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 4 न्यायिक सदस्य होने चाहिए। इनमें से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होनी चाहिए। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद से लेकर केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी, सी और डी सभी स्तर के कर्मचारी होंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल खुद इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर सकता है या करवा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल जांच नहीं हो सकती है। लोकपाल बेंच के पूर्ण या इसके 2/3 सदस्यों के समर्थन के बगैर प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती। जांच कैमरे में रिकॉर्ड होगी और लोकपाल आश्वस्त होता है तो जांच खारिज हो सकती है। जांच के रिकॉर्ड ना तो प्रकाशित होंगे और ना ही सार्वजनिक होंगे। और एक नजर देश में लोकपाल की नियुक्ति और इसके इतिहास पर। भारतीय संसद में किसी विधेयक का इतिहास इतना उतार चढ़ाव वाला नहीं रहा जितना लोकपाल विधेयक का रहा है। मई 1969 में पहली बार लोकपाल बिल लोकसभा में पेश किया गया और पारित भी हुआ, मगर राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। उसके बाद इस विधेयक को 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका। 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में लोकपाल बिल पारित हो गया। 29 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में विधेयक पर बहस चल रही थी, तभी अचानक राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई और बिल एक बार फिर लटक गया। हम पहल करें और लोकपाल कानून को पारित करें। जो कमियां और कमजोरियां उस कानून में थी उनको दूर करें। लेकिन 2013 में लोकपाल की मांग को लेकर जनता का संघर्ष रंग लाया और विशाल आंदोलन के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर भ्रष्टाचार विरोधी इस विधेयक को पारित किया। लोकपाल बिल तो पास हो गया और 2014 की शुरुआत में ही विधेयक अधिसूचित भी कर दिया गया। बावजूद इसके लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके तहत केंद्र के लोकपाल और राज्यों में लोकपाल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेंगे। लोकपाल चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज और राष्ट्रपति या सदस्यों की ओर से नामित कोई प्रख्यात जूरिस्ट शामिल होते हैं। 2014 के आम चुनाव में यूपीए की हार हुई और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आई, लेकिन 16वीं लोकसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं था। इस वजह से लोकपाल की नियुक्ति में रुकावट आई। लोकपाल की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार की दलील थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकती। 2016 में अदालत ने साफ किया कि चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से लोकपाल की नियुक्ति गैर कानूनी नहीं होगी। इसके बाद सरकार ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर चयन समिति बैठक में हिस्सा लेने की पेशकश की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की पेशकश को खारिज कर दिया। पिछले साल सितंबर में लोकपाल नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया। अदालती कार्यवाही के बाद इस साल 15 मार्च को चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकपाल, उसके 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक कुल 8 सदस्यों का चयन किया गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के रूप में देश को पहला लोकपाल मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
गोवा में बीजेपी की अगुवाई वाली प्रदीप सावंत सरकार का शक्ति परीक्षण होना है। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। राज्यपाल ने इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्ता पक्ष ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें बीजेपी के 12 और सहयोगी दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के 3-3 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं कांग्रेस 14 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी 1 विधायक है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा की वास्तविक संख्या घटकर 36 रह गई है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर और बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा का निधन हो गया है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोप्ते ने इस्तीफा दे दिया था। Government will also have 2 deputy chief minister. Is this true? Yes. इस गवर्नमेंट में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। नंबर 1 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री सुनील जावड़ेकर जी, नंबर 2 ऑनरेबल श्री विजय सरदेसाई। सर, फ्लोर टेस्ट को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है कि आप जिस तरीके से 100% कॉन्फिडेंस। और बुलेटिन में अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कंपनियां तैयार हो गई हैं। चुनाव आयोग के साथ सोशल मीडिया कंपनियों की बैठक में फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक समेत सभी कंपनियों का आचार संहिता का मसौदा लाने का भरोसा दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कल सोशल मीडिया ग्रुप के साथ अहम बैठक की। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग ने काफी सवाल जवाब भी किए। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग के 2 सेवानिवृत्त IRS अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने शैलेंद्र हांडा और मधु महाजन को चुनावी मशीनरी द्वारा किए गए काम की निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। उन्हें ऐसे मामलों का पता लगाना है और रोकना है जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए काले धन का इस्तेमाल हो रहा हो। दोनों अधिकारी खुफिया सूचनाओं की निगरानी करेंगे और चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी निगरानी रखेंगे। ईटी के अध्यक्ष पीसी मोदी अपने आईटी जांच इकाइयों के प्रमुखों के साथ देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दौर की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता बैठक में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने कहा कि प्रदेश में सभी सीटों पर नए चेहरों को मौका देने का प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने और 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें केरल के 2 और महाराष्ट्र के 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने अब तक 146 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले अपनी 5वीं सूची में कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डीके अरुणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होली की पूर्व संध्या पर ऑडियो ब्रिज के
माध्यम से देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। ये मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत की गई पहल की श्रृंखला का एक हिस्सा है और इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 500 स्थानों पर उन चौकीदारों से बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री इन आम लोगों को पर्दे के पीछे से निकालकर एक नए भारत के ध्वजवाहक के रूप में लाना चाहते हैं। ये सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर अंत्योदय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 500 लोकेशन पर 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज चौकीदार कैंपेन जन आंदोलन बन चुका है और देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चौकीदार बने हैं। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी मणिपुर में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पैलेस कंपाउंड ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वो युवाओं राजनेताओं के साथ बातचीत करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी त्रिपुरा का भी दौरा करेंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है। प्रियंका गांधी आज वाराणसी का दौरा करेंगी। प्रियंका वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और इससे पहले प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कल भदोही में सीता समाहित स्थल में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद प्रियंका गांधी मिर्जापुर पहुंची। वहां उन्होंने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर प्रियंका गांधी ने मौलाना चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार ने 2 साल में जो रिपोर्ट कार्ड घोषित किया वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विकास और योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की है। शिवपाल यादव खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, यानी इस बार उनका मुकाबला अपने ही भतीजे अक्षय यादव से होगा। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की बेटे हैं। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत से और मथुरा से कुंवर नरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में होंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन में पार्टी के हिस्से मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीटें आई थीं। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 13 राज्यों के 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर
पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 2 जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 9वें भाग में आंकड़ों के आधार पर पिछली सरकारों और एनडीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। वित्त मंत्री ने जीडीपी विकास दर, महंगाई, राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि विपक्षी नेता आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की तस्वीर को समझने के बजाय केवल राजनीति और बयानबाजी कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ एक नकली अभियान चला रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार और अलग अलग क्षेत्रों में विकास के आंकड़े सामने रखे। चुनाव का वक्त है और इसलिए आज वक्त आ गया है कि इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की अर्थव्यवस्था के प्लेटफॉर्म पे क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसकी क्षमता रही है, उसकी तुलना पुरानी सरकारों के साथ की जाए। मैंने आज ये सारे आंकड़े 1947 से लेकर आज तक के सार्वजनिक किए हैं अपने एक लेख में जो मैंने सोशल मीडिया में डाला है। आज का जो 5 वर्ष का सन 14 से 19 तक का जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी की वृद्धि की दर है 7.3%, वो 1947 के बाद किसी भी 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे अधिक है। जो वित्तीय घाटा होता है सरकार का, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जिसके लिए सरकारों को उधार लेना पड़ता है देश चलाने के लिए, वो 5.5% था यूपीए के सरकार के दौरान। एक बहुत ऊंचाई का फिस्कल डेफिसिट हमें मिला था, एक घाटे वाली सरकार मिली थी, उसको धीरे धीरे कम करते हुए हम 3.4% पे ले आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार निर्भर होते हैं और हमारे रुपए डॉलर की पैरिटी का दर निर्भर होता है, हमेशा कंट्रोल के अंदर रहा है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कीमतों की वृद्धि, जो यूपीए के कार्यकाल में 10% से आगे थी, आज जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो लगभग 2.5% के आसपास है। विदेशी मुद्रा के भंडार बहुत अधिक हैं। इन आंकड़ों की तुलना करना इस स्थिति में अति आवश्यक है, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही ये तय हो सकता है कि किस सरकार की क्या परफॉर्मेंस है। यही कारण है कि आंकड़ों को लाकर एक प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा किया जा रहा है, जबकि बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक हमारे आंकड़ों को स्वीकार करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक वीडियो जारी करके उन अर्थशास्त्रियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं जो विकास और रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। डेटा का जिक्र कर रहा था। कुछ दिन पहले 108 तथाकथित अर्थशास्त्रियों ने भारत के आर्थिक डेटा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये कौन थे? मैंने उन सब के क्रेडेंशियल्स का विश्लेषण किया। उसमें 70% वो हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में राजनीतिक विषयों के ऊपर एक नहीं एक अनेक मेमोरेंडम्स और बयान इस सरकार के खिलाफ दिए हैं। वो अब निष्पक्ष अर्थशास्त्री बनके सरकार के डेटा को क्वेश्चन कर रहे हैं। जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं डेटा के संबंध में, IMF और वर्ल्ड बैंक हमारे डेटा को स्वीकार करते हैं। वो भारत को ब्राइट स्पॉट विश्व की अर्थव्यवस्था में कहते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन हमारे कुछ वामपंथी विरोधी अपने आप को अर्थशास्त्री बतलाकर इस डेटा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दूसरा एक भ्रम पैदा किया गया, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है लेकिन नौकरियां नहीं आ रही। जो अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, 10,000 किलोमीटर के हाईवे, 135 किलोमीटर प्रतिदिन की ग्रामीण सड़कें, नए पोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स, नए शहरों के अंदर मेट्रोस, बड़ी बड़ी सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के अलावा शौचालय, बिजलीकरण, पूरे देश में पावर हाउसेस, उद्योग। और जहां तक उद्योग का सवाल है, जहां तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उद्योग है, 10% से ज्यादा पे ग्रो कर रहा है। बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर होता है। उसके अतिरिक्त हम इलेक्ट्रॉनिक्स का उदाहरण ले लें, जहां सारा हम विदेशों से मंगवाते थे, आज
एक बहुत बड़ी 5 लाख करोड़ का के लगभग नजदीक का इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहा है। मोबाइल फोन विदेशों से आते थे, आज हम दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के निर्माता बन गए हैं। और फिर कहना ये सारी वृद्धि से नौकरियां नहीं बढ़ रही, इससे बड़ा झूठ और मिथ कोई नहीं होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों को किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं करने की बात भी कही। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान निधि के लिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली ने भी एक भी लाभार्थी को प्रमाणित नहीं किया है। वहीं कर्नाटक में केवल 17 किसानों के नाम दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की सीधी आय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ये रकम 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ से कम जोत की जमीन वाले 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। इसकी पहली किश्त केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। और अब कुछ और अहम खबरें। फ्रांस के बाद अब यूरोपियन यूनियन में वैश्विक आतंकी की सूची में मसूद अजहर को शामिल करने के लिए जर्मनी ने पहल की है। जर्मनी ने मसूद अजहर को यूरोपियन यूनियन में ग्लोबल आतंकी की लिस्ट में डालने के लिए कई देशों के साथ बातचीत शुरू की है। अगर जर्मनी की पहल कामयाब होती है तो यूरोपियन यूनियन में शामिल 28 देशों में उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और वो उन देशों की यात्रा भी नहीं कर पाएगा। इससे पहले यूएन में अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने की पहल को चीन ने वीटो कर दिया था। जर्मनी ने अजहर पर प्रतिबंधित कराने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब तक जर्मनी की पहल पर कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। यूरोपियन यूनियन के सभी 28 देशों के समर्थन के बाद ही प्रस्ताव पास होगा। यूरोपियन यूनियन में इस तरह के मामलों पर आम सहमति के आधार पर फैसला होता है। 15 मार्च को फ्रांस ने अजहर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन वो हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति ने ये बात कल दिल्ली में अफ्रीकी देश घाना के उपराष्ट्रपति, गिनी के प्रधानमंत्री और लेसोथो के उप प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर अफ्रीकी देशों के साथ मजबूत आर्थिक सहयोग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि को समावेशी और सतत विकास के रूप में बदलना होगा। उपराष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेताओं से संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन करने के लिए आभार जताया। भारत और पाकिस्तान ने कल करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक बैठक की। बैठक में गलियारे के निर्माण के विभिन्न इंजीनियरिंग पहलुओं पर चर्चा होगी। ये बैठक तब हुई है जब पिछले दिनों दोनों देशों ने पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले से जोड़ने वाले गलियारे के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की थी। खेल की दुनिया की खबरें। अबू धाबी में हो रहे स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। सविता यादव ने एकल टेबल टेनिस इवेंट में गोल्ड अपने नाम किया, जबकि डबल्स में सिल्वर मेडल जीतकर 2 पदक देश को दिलाए। विश्वनाथ के रविंद्रन ने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। सूर्य मोहन ने 25 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में रजत पदक जीता। खेलों में अब तक भारत ने 67 स्वर्ण, 88 रजत और 90 कांस्य समेत कुल 245 पदक जीत लिए हैं। वहीं 5वें सैफ महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए भारतीय टीम फाइनल में पहुंचना चाहेगी। भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में मालदीव को 6-0 से और श्रीलंका को 5-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में कदम रखा है। सैफ महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा और भारत ने रिकॉर्ड 4 बार ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर राजनीति में वंशवाद पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है। प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए गिरफ्त में नीरव। नमस्कार।